पर ना मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करी। आपको अपनी कौन सी गलती पर रिग्रेट है लाइफ में? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने ना अपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी, पर ना मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करी। ऐसा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको अपनी कौन सी गलती पर रिग्रेट है लाइफ में? बहुत सारी गलतियों पर गलती रिग्रेट है। मैं रैपिड फायर टाइप से क्वेश्चन पूछता हूँ। बच्चों के लिए मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है। बच्चों के लिए रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट इस बात की कि मैं बड़ी बेटी को उस समय बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं उसको टाइम नहीं दे पाई। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो जनरल प्रॉब्लम है। नहीं मतलब शायद उसको जिस तरह का सहारा चाहिए था मैं नहीं दे पाई, मैं और बेहतर तरीके से कर सकती थी। अब तो शादी हो गई उसकी? अब तो शादी हो गई उसकी। तो लेकिन आपके मन में ये अफसोस है? अफसोस है। और छोटी वाली बेटी की चाहत मैं नहीं समझ पाई, विज़ उसका करियर। उसकी भी शादी हो गई? उसकी शादी नहीं। हाँ, थोड़ा इमोशनल हो रही है बड़ी बेटी की बात करके। मतलब बड़ी और छोटी बेटी के बाद दोनों से इमोशनल होती हूँ। मुझे लगता कभी उन दिनों में वापस चली जाऊं तो। पर आप डॉक्टर थी, आपके पास हजारों मरीज बैठे हुए थे, आप बहुत नोबल प्रोफेशन में थी। उसको भी देखिए। नहीं देखिए, कुछ गलतियां अपन हमेशा हम प्रोफेशन को ही स्केपगोट क्यों बनाए। आपको एक नैपकिन दूं क्या? नहीं सॉरी, सबको सॉरी। मुझे ऐसा क्या ऐसा समय नहीं? तो क्या बेटी ने शिकायत की इस बात की? ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि उसने शिकायत करी, पर शिकायत नहीं भी करी, पर मेरा एक अफसोस है। क्यों लगा आपको ऐसा? तो हमने भी नहीं समय दिया होगा भाई। जब हम उस एज पे, जब हमारी शादी हुई, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा समय नहीं दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया आपने। हाँ शायद, क्योंकि जब पैदा हुई तब बहुत जल्दी पैदा हो गई थी। मेरी MBBS के समय ही मेरी शादी हो गई थी। हाँ, तो डॉक्टर को बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरी शादी फर्स्ट MBBS के बाद ही हो गई थी। और मेरी बिटिया इंटर्नशिप में ही एंड में ही हो गई थी, तो उसके बाद मैंने MS किया। तो वो मेरी माँ के पास रही। फिर क्या बुराई है? नानी के पास रही हो तो? नानी के पास रही, पर मुझे लगता था कि अनप्लैन्ड सब कुछ, मैंने उसकी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान नहीं किया। मैं बस जो कह रही हूँ ना, वो जगत जननी परमात्मा को मैं इतना क्यों मानती हूँ, उसका एक कारण है कि इस सब के बावजूद वो एक सुपर इंटेलिजेंट बेटी है और आज के समय में वो बहुत अच्छा कर रही है। वो एक सीनियर जेनेटिक इंजीनियर है एक बहुत बड़े कंपनी में। और मेरी जो एक ख्वाहिश थी कि वो बीमारों के लिए कुछ करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ रेयर डिजीज़ेस पे रिसर्च करती है और रेयर डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में अपना योगदान देती है। कोविड में भी बहुत सारा उन्होंने जेनेटिक्स में काम किया, कोविड RNA बनाते हुए, ताकि वैक्सीन मेकर्स को सप्लाई किया जा सके। तो आपको मतलब उसने कभी शिकायत तो नहीं की ना? की। कितनी उम्र में? जब वो कॉलेज चली गई। मुझे लगता नहीं कि शिकायत कोई बात थी। आप खुद नहीं, ऐसा आपको लगता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये ना हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि बच्चे को नहीं लग रहा है। नहीं, बात ये नहीं है। बच्चा जब देखो छोटा होता है बच्चा, तो दूसरी बात होती है। बड़ा होता है जब बच्चा बड़ा होता है। मैं अभी उसके पास जाऊंगी अगले साल मार्च में, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी शिकायतें सब दूर हो जाएंगी। वैसे समय देना चाहिए। जब मेरा बच्चा छोटा था, 5th में पढ़ता था, तो मेरी वाइफ जो है उसकी पोस्टिंग हुई अमेरिका में। वो डेनवर में चली गई थी, कोलोराडो में। तो अब मैं जी न्यूज़ में था तब, तो मेरे सामने समस्या है कि बच्चा छोटा है, हम 2 ही लोग थे, तो अगर अमेरिका जाएगी वो तो बच्चा है तो इंडिया में मेरे साथ रहेगा, या वहाँ जाएगा तो कैसे देखेंगे उसको। तो मैं बिल्कुल पीक करियर पर था उस समय। मतलब आप सोचो, ये बात है 2001 की बात है, और मैं जी न्यूज़ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो मैंने तय किया कि ठीक है, तुम्हारा करियर बड़ा है। अपनी वाइफ से मैंने कहा कि तुम US जाओ और मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूँ, और मैं 4-5 साल तक हाउस हस्बैंड रहा। मेरे सभी भाइयों को और सभी दोस्तों को, तो मैं 4-5 साल संजय से सीखो मैन, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपको माहवारी के समय
समानुभूति रखना है उससे। नहीं तो मेरी नौकरी छोड़ने का एक फ़ायदा रहा, बेटा 5th में पढ़ता था तो मैं उसको मैं नहाता तो था खुद से, नहला भी देता था कभी कभी उसको, हर रोज़ स्कूल छोड़ने गया, हर रोज़ स्कूल से घर लेकर आया, अपनी वाइफ को खाना बनाकर खिलाया। तो वो 5 साल का जो पीरियड था ना, 4 साल का जो हाउस हस्बैंड वाला पीरियड था मेरा, उसमें मेरे बेटे से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई और हम उस दौर में हम दोस्त हो गए आपस में। तो जो बेटियां माओं से शेयर कर सकती हैं, मेरा बेटा मुझसे शेयर करता है, हर बात शेयर करता है, कौन सी गर्लफ्रेंड हो सकती है, नहीं हो सकती है, मैं बताता हूँ किस लड़की, अभी शादी नहीं हुई है उसकी, खैर सब बातें हैं, हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो कभी कभी भटक जाते हैं तो हमारा भी मन बहल जाता है, आप लोगों का भी मन बहल जाता है, कहाँ वही बात कर रहे। तो ये हेडेक, इरिटेबिलिटी। मैं ना एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि हमारी जो इंडियन डाइट है, हमारे खान पान में ना नमक बहुत ज़्यादा है। आप समझ रहे, नमक, अचार में नमक, पापड़ में नमक, चटनी में नमक, सब्जी में नमक, दाल में, मतलब मैं एक नॉर्मल रूटीन का जो होटल का भी खाना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो नमक से मेरे मुंह छिल जाता है। मतलब नमक कम खाना चाहिए बहुत, क्योंकि देखिए ये बेसिकली आपके शरीर में एक्स्ट्रा पानी रुकने की वजह से होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं ना तो वो आपको एक्स्ट्रा पानी तो और ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब शरीर के अंदर रोकेगा। अच्छा, मोटापे की वजह नमक है क्या? हाँ, मोटापा मैं नहीं कहूँगी, पर जो एक्स्ट्रा नमक खाते हैं उनके शरीर में एक्स्ट्रा पानी भी रहता है, तो 1-8 किलो वजन आप समझ ही सकते हैं, ज़्यादा हो जाता है नमक की वजह से। और यही नमक अगर बहुत ज़्यादा खाए ना तो बहुत शरीर ब्लोटेड, हैवी लगता है। तो ये नमक जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर देने से भी ये जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी, इरिटेबिलिटी, ये ब्लोटिंग सेंसेशन, ये भी कई हद तक कम हो जाता है। नमक जनरली कम खाना चाहिए, ये बहुत बुरी चीज़ है इंडियन डाइट में। ये तो हम लोग माहवारी पे भी बात कर ही रहे हैं। महिलाओं को और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो पुरुषों को नहीं पता है? मतलब मेरे ऐसे पुरुष को तो बिल्कुल नहीं पता है। मैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ कि ये यूजुअली यंग गर्ल्स में होता है और आगे चलते चलते बाय 35-40 शायद कम हो जाता है, कुछ लोगों में उसके पहले भी कम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इरिटेबिलिटी और ये सबके साथ में आपके स्तनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, ब्रेस्ट पेन। और कुछ लोगों में तो इतना ज़्यादा ब्रेस्ट में पेन हो जाता है कि मतलब वो छू नहीं सकते। वो बोलेंगे कि मैं लोकल ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो मुझे वो लोगों का दचका लगता है, तो मतलब टच करने से भी पेन होता है। तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर से मिल लीजिएगा, क्योंकि वो कई तरह से आपको मदद कर सकते हैं। नमक जैसे मैंने कहा आप कम खा सकते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जिसको भी माहवारी के बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या है, तो दर्द को हम 2 तरीके से करते हैं। एक हम बोलते हैं कि वो दर्द जो माहवारी शुरू होने के अगले 2-3 साल या वहीं कहीं से शुरू हो जाता है, तो वो ये जो मैंने आपको NSAIDs कहा है इससे ठीक हो जाता है। एक दर्द होता है कि कोई बंदा बोलेगा कि मेरे को शुरू में इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन अब मेरे को इतना दर्द होने लग गया कि मेरे को लौट जाती हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पाती हूँ, या मुझसे लैट्रिन नहीं करते बनता क्योंकि वो पूरे नीचे दर्द हो रहा है। जिसको हम बोलते हैं पॉटी नहीं निकल रही है, सूसू नहीं निकल पा रही है, इतना पेनफुल हो जाता है। इसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। और ये कुछ बीमारियों के इंगित हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, साइंस और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसा अगर हो रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल ले, इसके बजाय कि आप 2 गोलियां खाते जा रहे हैं। भाई इन जनरल आपको पता होगा कि मेरे को पिछले 5 सालों में 1 गोली की ज़रूरत पड़ी, 2 गोली, सडनली आपको लग रहा है 4-5 गोली की ज़रूरत पड़ रही है। चाहे आप प्लेन पैरासीटामोल ही क्यों ना ले रहे हो, परंतु अगर आपको लग रहा है कि गोली की ज़रूरत बढ़ रही है आपके लाइफ में, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें, क्योंकि ये डिजीज़ेस को फिर हम टाइम रहते डायग्नोज कर सकते हैं और टाइम रहते इनको ट्रीट भी कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे आप सबको बोलना चाहती हूँ, मेरे सभी बहनों को, भाइयों को
और सभी दोस्तों को, मेरी फ्रेंड्स को, कि देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम से जिसको हम जानते हैं, मतलब गर्भ निरोधक पिल्स होती हैं, ये मतलब गर्भ निरोधक पिल्स हम इनको बोलते इसलिए हैं क्योंकि ये कॉमन यूज इसका गर्भ निरोध है, ठीक है। पर ये गर्भ निरोधक हमारे लिए, ये गर्भ निरोधक पिल्स नहीं है, हमारे लिए ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हैं, ठीक। तो हम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का एक यूज मानते हैं गर्भ निरोध, पर इसके और ढेर सारे यूजेस हैं, और उनमें से एक यूज है ये अगर किसी को बहुत ज्यादा प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन हो रहा है, पीएमटी या पीएमएस जिसको बोलते हैं, उसको हो रहा है, तो मैंने कई बार देखा है कि कई माएँ आएंगी, वो बोलेंगी कि मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत हेडेक होता था, बहुत ब्रेस्ट पेन होता था, या बहुत पेट में दर्द होता था, और हम गांव के या फलाने डॉक्टर के पास गए और उन्होंने हमको गर्भ निरोधक पिल्स दे दी। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ कि आपके लिए वो गर्भ निरोधक पिल्स इसलिए हैं क्योंकि आप उसको गर्भ निरोधक पिल्स के नाम से बच्चा नहीं होने की गोली मान रहे हैं, बट उसका मेडिकल वैल्यू है उसका। वो पर मेरे लिए वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हैं, और उसकी दसियों यूज हैं। वो खाने का फायदा होता है, दसियों यूज हैं, मतलब फायदा तो आप छोड़ दीजिए, मतलब आप अपन कपड़े के कितने यूज कर लेते, अपन शर्ट पहन लेते, फिर शर्ट जब खराब हो जाती तो उसकी एक बाहें काट के थैला बना लेते, बाकी से डस्टिंग कर लेते हैं, उससे बाद पोछा मार लेते, तो बहुत सारे यूजेस हैं। तो उसी तरह से एक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल के ना बहुत सारे यूजेस हैं। तो वो ठीक लिखते हैं, मतलब वो लिखते हैं, वो ठीक लिखते हैं। आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करें, और कई बार क्या है कि वक्त की कमी से ना डॉक्टर्स ये सारी बातें आपको समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप डॉक्टर को हमेशा ट्रस्ट करें, और अगर वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स लिख रहे हैं तो आप उसको जरूर लें। जितना भी आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, अब ये बियॉन्ड डाउट साइंटिफिक स्टडीज से प्रमाणित कर दिया गया है कि आपके सभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज से, यानी कि व्यायाम से, और ये व्यायाम कुछ भी हो सकते, इवन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। आपको पता है कि एक स्टडी ऐसी है जो ये कहती है कि ये जो पेन जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, इसमें फास्टेस्ट रिलीफ जो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस से होता है, राइट। पर कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं, एनी एक्सरसाइज, वॉक करना, मैं बच्चों को वॉक करने तो नहीं बोलूंगी, मतलब जिम जाना, हाँ, मतलब एरोबिक्स करना, रस्सी कूदना, कोई भी चीज, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्विमिंग करना, रस्सी कूदना, कुछ भी आप जो भी करते हैं, वो विदिन 6 months आपके मोस्ट ज्यादातर स्टडीज ये बोलती हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपके मेजॉरिटी ऑफ प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम के सिम्टम्स, चाहे हेडेक, चाहे इरिटेबिलिटी, चाहे पेट में दर्द, चाहे फ्लूइड रिटेंशन, इन सबको सिग्निफिकेंट हद तक घटा देती है। और कई लोगों में अगर दवाई की जरूरत है तो वो रिड्यूस हो जाती है, और कुछ लोग दवाई से ऑफ भी हो जाते हैं। तो जनरली बहुत सारी बीमारियों में फायदा हो जाता है। बहुत, आपसे इन सब से, आपके माध्यम से मैं व्यायाम की बात तो जरूर करूंगी। एक एपिसोड हम उस पर भी बनाएंगे, बिल्कुल बनाना है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग फिटनेस का वो मानते हैं, मैं तो नहीं मानती हूँ इतनी फिटनेस की, अपने आप को कि बड़ी आइकन हूँ फिटनेस की। पर हाँ, ये कहूंगी कि मेरा एक फिटनेस के संबंध में मेरा जो एक एटीट्यूड है, पॉजिटिव अप्रोच है, वो मैंने देखा है खुद। आप बहुत अच्छा वो करती हैं, योगा वगैरह बहुत अच्छा कर लेती हैं। वो अप्रोच जो है मैं सबके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे को लगता है कि प्री मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आप में से जिसको भी जिसको मेरे जिस भी दोस्त को ये लग रहा है कि मुझे खिचड़ी बनाते नहीं आता है, बिल्कुल टेंशन नहीं करना, 2 मिनट नूडल्स बना लेना, थोड़े से सब्जी, बीबी को खुश रखना है। मोटा मोटी मेरी बहन आपको ये बता रही है कि नहीं कुछ कर सकते, बाहर से मंगा लो। नहीं यार, बना लो यार। बाहर के खाने को आप बहुत कम पसंद करती हैं, बिल्कुल नहीं पसंद करती हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही कम।
मजबूरी हो तो खा लेना, मतलब घर में आदमी चावल दाल खा ले ठीक है, दैट इज बेटर देन बाहर का खाना। ठीक है, एक एज के बाद तो कम से कम। तो ये बात है डॉक्टर गीता गोविंद बता रही हैं कि उन्होंने लड़कियों की समस्याओं की, महिलाओं की समस्याओं के बारे में बातचीत की है। एक सवाल रह गया है लेकिन मैं उसको अभी यहाँ कट करके अगले एपिसोड में लेना चाहता हूँ।